हेलो फ्रेंड्स। आज हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ क्या है? एब्जॉर्प्शन। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा अभी तक उसमें हमने यही पढ़ा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब उसमें हम जो वेपर से उन्हें कंप्रेस कर रहे थे, इवेपोरेटर के बाद जो हमें वेपर मिल रहे थे, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट हमें वेपर फॉर्म में मिल रहा था उसे हम क्या कर रहे थे, कंप्रेसर में भेज रहे थे, यानी उसे कंप्रेस कर रहे थे। तो इसलिए वहाँ पे था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम यहाँ पे कंप्रेस करने के बजाय उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। हमने जो भी अभी तक वीडियोस पढ़ी सारी कंप्रेशन वाली पढ़ी थी, जिसमें चाहे हमने एक से ज़्यादा कंप्रेसर लगाए हों, चाहे एक से ज़्यादा इवेपोरेटर लगाए हों, चाहे एक से ज़्यादा एक्सपेंशन वॉल्व लगाई हों, वो सारे केसेस हमारे वेपर कंप्रेशन वाले थे। आज जो अलग से हम पढ़ रहे हैं वो वेपर एब्जॉर्प्शन है, तो इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। तो पहले इसकी स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब सेम है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो डिफरेंट है। अब समझते हैं क्या चीज़ है। देखो, जैसे पहले हमारे पास था वही सेम सिस्टम है, वेपोरेटर है हमारे पास, जहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कुछ भी हमारे पास जिस भी चीज़ को हम ठंडा करना चाहते हैं, या आप भी मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, यहाँ पे हम इस चीज़ का टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में कुछ ना कुछ हमारे पास रेफ्रिजरेंट होगा लिक्विड फॉर्म में। हम अभी एग्जाम्पल मान रहे हैं इस एमोनिया और वाटर सिस्टम की, जिसमें एमोनिया हमारे पास रेफ्रिजरेंट है और वाटर हमारे पास एब्जॉर्बर का काम करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे एमोनिया, वो एमोनिया यहाँ पे ट्यूब से उनमें फ़्लो कर रहा है, तो एमोनिया का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम है। अब यहाँ पे एमोनिया का टेम्परेचर बिल्कुल कम रहेगा, माइनस में रहेगा, और यहाँ पे जिस भी चीज़ को हम ठंडा करना चाहते हैं उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ रहेगा। तो हीट ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, यानी कि यहाँ पे जितनी भी हीट होगी वो सारी कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे इवेपोरेटर की तरफ, और यहाँ पे जो भी चीज़ें बचेगी उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ ठंडी हो जाएंगी। अब ये इवेपोरेटर क्या करेगा, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होगा वो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मतलब फेज चेंज हो रहा है। तो वो फिर इवेपोरेटर से जब निकला यहाँ पे रेफ्रिजरेंट, वो जो रेफ्रिजरेंट है पहले हम क्या कर रहे थे, अब वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आ गया, उसे हम कंप्रेसर से कंप्रेस करके भेज रहे थे। अब इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, एब्जॉर्बर है, यानी कि एब्जॉर्बर हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी हमारे पास रेफ्रिजरेंट है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एमोनिया जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट था और वाटर जो यहाँ पर है पहले से, इन दोनों का मिक्सचर तैयार हो जाएगा, मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम पंप की हेल्प से इसे ऊपर जनरेटर की तरफ भेजते हैं। जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पर इस सिस्टम में मतलब हमारे पास एमोनिया और वाटर का जो लिक्विड मिक्सचर था, इसे पंप ने ऊपर की तरफ भेजा, और पंप ने जब यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे हम हीट ऐड करवाते हैं सिस्टम में। अब सबसे पहली बात ये कि एब्जॉर्बर है, हमने कहा कि यहाँ पे वेपर है और यहाँ पे लिक्विड है, मतलब वाटर है, यानी कि वो लिक्विड है, और यहाँ पे वेपर और लिक्विड का मिक्सचर आ गया। और पंप जो है वो सिर्फ मतलब लिक्विड को सही तरह से पंप कर सकता है, तो यहाँ पे इन दोनों के मिक्सचर को कैसे पंप करेगा। बट होता क्या है कि यहाँ पे जो एमोनिया और वाटर का मिक्सचर है वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर तो थे एमोनिया के, मानता हूँ, बट यहाँ पे एक सिस्टम जैसे हमने पढ़ा था रेनकाइन साइकिल के बारे में, तो उसमें हमने कंडेंसर वाला प्रोसेस देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, स्टीम आ रही थी, उसमें हमने यहाँ पे कुछ ट्यूब्स लगाई होती जहाँ पे क्या था, कुछ वाटर सर्कुलेट हो रहा था। इस पे तो नहीं है, बट वहाँ पे क्या था हमारे पास, जब हमारे पास स्टीम एंटर कर रही थी कंडेंसर में, तो यहाँ पे ट्यूब्स टाइप का कुछ था जहाँ से वाटर फ्लो कर रहा था। वाटर का टेम्परेचर कम था, स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा था। स्टीम अपनी हीट इस वाटर को दे रही थी और वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, और फिर वाटर सारा कूलिंग टावर में जा रहा था, जैसे वो ठंडा होकर फिर से दोबारा सर्कुलेट हो रहा था। इस तरह से प्रोसेस रिपीट हो रहा था। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जिसका टेम्परेचर कम, उसको यहाँ से फ्लो करवाया जाता है। उसके कारण क्या होगा, यहाँ की हीट सारी ले लेगा, जो भी अमोनिया की हीट वो ले लेगा, तो अमोनिया फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो लिक्विड अमोनिया और वाटर होगा। फिर वो मिक्सचर पंप के थ्रू, पंप से पंप करेगा ऊपर की तरफ, जनरेटर सेक्शन में ले जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट ऐड करवाएंगे। अब जो हीट ऐड करवाने वो किसी भी सोर्स से हो सकती है, मेन हमारा जो मोटो है यहाँ पे वो हीट ऐड करवाना। जब यहाँ पे हीट ऐड होगी तो क्या होगा, ये अमोनिया और वाटर दोनों को हीट मिलेगी, और अमोनिया का टेम्परेचर कम होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, और जो वाटर है हमारे पास वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। वाटर यहाँ पे आ जाएगा, अमोनिया आगे की तरफ चल जाएगा। अब जो अमोनिया के वेपर्स थे वो आगे की तरफ कंडेंसर की तरफ चले गए। अब वाटर यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि हमने जब थोड़ी सी हीट दी तो अमोनिया जल्दी से हीट लेके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट वाटर को हमें उतना टेम्परेचर नहीं मिला कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ यहाँ पे वाटर रह गया, वो उस वाटर को हम दोबारा से एब्जॉर्बर में भेजते हैं, ताकि वो फिर से अपना पहले की तरह काम कर पाए। यहाँ से वो अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा और दोबारा यहाँ से ऊपर पहुँचता जाएगा, मतलब साइकिल ये रिपीट होती जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाई होती है, जो कि जो क्या करती है कि इसका प्रेशर थोड़ा
मतलब एक तरह से आपको एक इस तरह से कुछ करना है कि यहाँ पे जो वाटर है उसको यहाँ पे पहुँचाना है, आपको ऑब्जॉर्वर पे पहुँचाना है। तो प्रेशर डिफरेंस ये है कि अगर एक जगह अगर यहाँ पे कम प्रेशर हो जाए और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच पाएगा वाटर हमारे पास। तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल लगाई जाती है जो क्या करती है, प्रेशर में चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वाटर यहाँ से एब्जॉर्बर तक ईजिली पहुँच पाएगा। तो मेन मतलब समझो क्या है यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व का या रिड्यूसिंग वाल्व कह लो कि यहाँ पे प्रेशर कुछ अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए और यहाँ पे कुछ प्रेशर अलग हो तो उसके कारण क्या होगा कि ये मतलब वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये वाटर फ्लो करे, तो उसके लिए हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाएंगे जो प्रेशर में चेंजेस लाएगा और वाटर इजीली अपने आप यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। तो सिंपल ये चीज़ है। और उसके बाद जो यहाँ पे अमोनिया वेपर से आगे की तरफ जा रहे थे वो कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी ट्यूब्स टाइप की लगी होती है। यहाँ पे कंडेंसर में अमोनिया फ्लो करेगा तो अमोनिया का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, वो अपनी हीट बार सराउंडिंग में भेज देगा, जिसके बाद वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता हुआ इस थ्रॉटलिंग पे जाएगा, जहाँ पे उसका टेम्परेचर इसके एग्जिट में जब वो निकलेगा इसका टेम्परेचर भी कम होगा और इसका प्रेशर भी कम होगा। तो फिर वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला अमोनिया इस वेपोरेटर में एंटर करेगा और दोबारा से क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एब्जॉर्बर उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर इन दोनों का मिक्सचर पंप से ऊपर जाएगा, जनरेटर में पहुंचेगा, हीट ऐड होगी, वो अमोनिया आगे की तरफ चल जाएगा, वाटर वापस इस एब्जॉर्बर पे आ जाएगा। तो इस तरह से साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो यह वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग किस तरह से इसमें वर्किंग होती है। अब इसे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कैसे कैसे इसमें काम होता है। अब देखो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की बात करें तो ये किस पे ऑपरेट कर रही है, लो ग्रेड एनर्जी पे। क्योंकि यहाँ पर क्या हम मेन वर्क क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे सारे वर्क हमें मिल रहा है। जब हम वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ रहे थे उसमें जो वर्क हो रहा था वो हाई ग्रेड एनर्जी यानी कि वर्क पे हो रहा था, वहाँ पे हमें कंप्रेसर वर्क देना पड़ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल ऑपरेट्स ऑन लो ग्रेड एनर्जी वेयर एज वेपर कंप्रेशन ऑपरेट्स ऑन हाई ग्रेड एनर्जी। उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में कंप्रेसर को हमने रिप्लेस कर दिया जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप से। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। उसके बाद एक एग्जांपल दिया कि ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम जो है वेपर एब्जॉर्प्शन का वो एमोनिया वाटर सिस्टम है, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया। एमोनिया रेफ्रिजरेंट था और वाटर एब्जॉर्बर था। इसके साथ ही साथ जो दूसरा ऐसे सिस्टम पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो है लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का सिस्टम, जिसमें लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बर का काम करता है और वाटर रेफ्रिजरेंट का काम करता है। उसके बाद ये वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल को यूज़ कहाँ किया जाता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कंप्रेसर वर्क लगाने कंप्रेस को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए काम करने के लिए, तो उसमें कॉस्टली पड़ जाएगा। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में कंप्रेसर चाहिए नहीं, हमें हीट चाहिए। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा हो तो हमें वहाँ पे यही प्रेफर करेंगे। और उसके साथ साथ जहाँ पे हीट वेस्ट हीट ज़्यादा से ज़्यादा हो वहाँ पे भी हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीट तो वेस्ट हो रही है तो हम इसे वर्क ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल को यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इसी साइकिल पर वर्क करते हैं, क्योंकि सोलर हीट मिल रही है तो सिंपल सी बात है हीट ही चाहिए हमें यहाँ पे। तो वो भी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पर वर्क करते हैं। और उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में क्या था कि हीट जो रिजेक्ट हो रही है कंडेंसर में भी और एब्जॉर्बर में भी, मतलब इसमें भी हीट रिजेक्ट हो रही है और इसमें भी हीट रिजेक्ट हो रही है। इससे पहले जो हमने कंप्रेशन में पढ़ा वेपर कंप्रेशन साइकिल, उसमें सिर्फ हीट रिजेक्ट होती थी कंडेंसर में, लेकिन यहाँ पे कंडेंसर में भी हो रही है, एब्जॉर्बर में भी हो रही है। ठीक है। अब इसमें अगर हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएं तो देखो यहाँ पर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएं सिस्टम में, तो जो हीट इन हो रही है और हीट आउट हो रही है। देखो यहाँ पे इवेपोरेटर में क्या था, सिस्टम में हीट ऐड हो रही थी और जनरेटर में भी हीट ऐड हो रही थी। तो इसलिए मैंने लिख दिया क्यू जी, मतलब हीट बाय जनरेटर प्लस रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मतलब जो इवेपोरेटर में ऐड हो रही थी। ठीक है, एक ये हो गया। और जो एग्जिट हो रही है वो कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो रही है और एब्जॉर्बर से हीट रिजेक्ट हो रही है। तो इसलिए क्यू एब्जॉर्बर प्लस क्यू कंडेंसर, तो ये वहाँ से इक्वेशन आ गई। उसके बाद अगर इसको इसके बाद इसमें कैलकुलेशंस करोगे तो अगर डेरिवेशन करोगे तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से, तो इसमें COP आएगी इस केस में, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के केस में वो ये आएगी TG माइनस T0 ओवर TG डिवाइडेड बाय T0 माइनस TR ओवर TR, इस तरह से। तो यहाँ पे TG है जनरेटर टेम्परेचर, T0 है एम्बियंट टेम्परेचर और साथ ही साथ TR है हमारे पास इवेपोरेटर टेम्परेचर। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ की मैं पूरी डेरिवेशन करवा के ये एफिशिएंसी का फार्मूला डिराइव करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ये मैं डिराइव करके भी बता दूंगा। तो उसके बाद ये कहा गया कि COP जो है लेस देन इक्वल टू इसके बराबर होगी, तो मैक्सिमम COP किसके बराबर होगी, इसके बराबर ही होगी, क्योंकि COP कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए इससे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम COP तब होगी जब इसके बराबर होगी। तो वही लिखा है TG माइनस T0 ओवर TG इंटू ये TR ओवर T0 माइनस TR। इस तरह से ये फॉर्मूला है COP मैक्सिमम का, जिसे आप COP निकाल सकते हो।
तो ये था COP निकालने का कि COP क्या चीज़ है। अगर आपसे न्यूमेरिकल्स आओगे तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, सिंपल बेसिक चीज़ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, वर्किंग कैसे होती है इसमें। तो ये था। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियोस में हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसी तरह से आगे की और भी वीडियोस में इस RSC के सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई भी अगर डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।